नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्राणपति एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं और इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसरायों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। और इनके साथ ही साथ इनके समय में जो भी घटनाएं घट रही है उन सारे घटनाओं का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए यह वीडियो जो है कि छोटी छोटी एक वीडियो में हम लोग मात्र एक गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय को लेंगे और उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे ताकि कोई भी फैक्ट्स आपसे छूट न जाए। इसके अलावा हम विस्तृत इतिहास का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो हम इस कड़ी में सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर थे। इनके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हम इनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। दोस्तों, इनका जन्म जो है वह 1725 में हुआ था और कंपनी से सबसे पहले यह 1742 में जुड़े एक क्लर्क के रूप में। ठीक है। 1751 में यह सेना के कैप्टन नियुक्त हुए और 1757 से 60 में बंगाल के गवर्नर बने। ठीक है। फिर हम देखते हैं 1760 में, फरवरी 1760 में यह इंग्लैंड लौट जाते हैं और दूसरी सूबेदारी के रूप में यह 1765 से 67 के बीच में वापस आते हैं और इनकी निधन जो है वह 1774 में हो जाती है। ठीक है। देखिए, 1757 से 60 का जो काल है, प्लासी के युद्ध को हम लोगों ने देखा। 1757 में प्लासी के युद्ध घटित हुई थी। तो जब हम प्लासी के युद्ध का अध्ययन करेंगे तो उसी में हम इनके जब यह प्रथम बार गवर्नर बनकर के आए तो उसका भी अध्ययन कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग 1765 से 67 के बीच के काल को इनके देखेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें हम दोहरी प्रणाली की भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी इनके जो कार्यकलाप हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। देखिए, जब यह 1765 से 67 के बीच में जब भारत वापस लौट करके आते हैं तो इनका प्रथम कार्य क्या होता है? परास्त शक्तियों के साथ समझौता करना। कौन सी शक्तियों के साथ? तो जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ उनमें जो परास्त शक्ति थी उनके साथ समझौता करना। तो इस समझौता में हम देखेंगे इलाहाबाद की संधि। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद की दो संधि हुई एक ही समय में और यह दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ हुई। ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि तीन व्यक्ति होता है। एक होते हैं यहां पर रॉबर्ट क्लाइव स्वयं होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दोस्तों कि अवध का नवाब होता है और तीसरी तरफ कौन होता है? मुगल सम्राट होते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अवध के सम्राट के साथ अवध का नवाब कौन रहता है? सुजाउद्दौला रहता है और सुजाउद्दौला के साथ इनकी इलाहाबाद की प्रथम संधि संपन्न होती है और इसके अनुसार शर्तें क्या रखी जाती है? तो यह जो है इलाहाबाद तथा कारा का जो क्षेत्र है वह सम्राट शाह आलम को दे देंगे। ठीक है। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया जुर्माना इनको देना पड़ेगा। फिर बनारस के जागीरदार जो बलवंत सिंह थे उनको उनकी जागीर में प्रस्थापित करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त उसने कंपनी के साथ आक्रमण तथा रक्षात्मक संधि की। अब आक्रमण तथा रक्षात्मक संधि क्या है? तो दोस्तों, इनका मतलब ये था कि जब भी कोई अन्य राज्य इन पर आक्रमण करता है, कंपनी पर आक्रमण करता है, तो आपको क्या करना है? उस आक्रमण को रोकने में सहयोग करना है। इसके बदले ये क्या करेंगे कि आपको अपनी सेना देंगे और सेना का जो खर्च होगा वो आपको स्वयं वहन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं दोस्तों इलाहाबाद की दूसरी संधि शाह आलम के साथ होती है, क्लाइव और शाह आलम के बीच में। और इसमें जो पहली शर्त थी वहां पर कि इलाहाबाद तथा कारा का क्षेत्र किसको मिल गया? सम्राट को मिल जाता है। फिर इसके बदले शाह आलम को क्या देना है? शाह आलम को, कंपनी को क्या क्या देना था? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से देनी थी, जिसके बदले में कंपनी सम्राट को क्या देगी? तो 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। ठीक है। तो यहां तक तय होगा। इसके अलावा अब क्या होता है? बंगाल का जो प्रशासन है वो क्लाइव के अंतर्गत आ जाता है, कंपनी के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ सुधार करते हैं। हालांकि यह सुधार जो है इसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? दोहरी प्रणाली की शुरुआत की और इसी के माध्यम से इन्होंने बंगाल की उलझन को सुलझाने का प्रयास किया। इसमें हुआ क्या कि वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। वास्तविक शक्ति किसके पास होती थी? कंपनी के पास होती थी, परंतु प्रशासन का भार जो है वह नवाब के कंधों पर
होता था और इसीलिए कई परेशानियां आकर के खड़ी होती है। देखिए दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। यहाँ पर जो है हम मुगल काल से ही प्रांतों में दो मुख्य अधिकारी देख रहे थे। कौन कौन से? सूबेदार तथा दीवान। सूबेदार का कार्य क्या होता था? तो निजामत अर्थात सैनिक संरक्षण का कार्य, पुलिस का कार्य तथा फौजदारी कानून को लागू करना था। और दीवान का कार्य क्या होता था? तो कर व्यवस्था तथा दीवानी को लागू करना था। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि एक उस समय ये दोनों अधिकारी जो है एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे, एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे तथा ये सीधे जो है, देखिए क्या होता था, यहाँ पर देखते हैं हम दीवानी हो गया और यहाँ पर सूबेदारी हो गया, ठीक है। और ये दोनों क्या करते थे? दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखते थे और दोनों जो है केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं हुआ क्या कि फरवरी 1754 में जब मीर जाफर की मृत्यु होती है, ठीक है, जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर नजबुद्दौला को, यहाँ पर शायद डेटिंग को लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो यह डेटिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। चूंकि मैंने आपको जो है जिस पुस्तक से दिया है वहां पर यही डेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि मीर जाफर की मृत्यु होती है तो नजबुद्दौला सम्राट बनता है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्त रखी जाती है। और शर्त क्या रहता है कि निजामत का जो लगभग समस्त कार्यभार है वह सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले पूर्णतया कंपनी के हाथों में, ठीक है। निजामत का कार्य किसके हाथ में जाएगा? सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले वह पूर्णतया कंपनी के हाथों में जाएगी। और दीवानी मामले डिप्टी सूबेदार यह कंपनी ही मनोनीत करेगी, ठीक है। और इसको जो है कंपनी के अनुमति के बिना हटाया नहीं जा सकेगा। इस प्रकार क्या हुआ, कंपनी को मुगल सम्राट से दीवानी तथा बंगाल के सूबेदार से निजामत का कार्य मिल गया। अब देखिए क्या हुआ, दीवानी इनके हाथ में मिल गई, विदेशी मामले, सैनिक संरक्षण, सारा मामला तो इन्हीं के हाथ में था। उसके अलावा जो दीवानी के पद थे वह कंपनी स्वयं मनोनीत करेगा और उसके अनुमति के बिना हटाया नहीं जा सकता था, ठीक है। तो यह सम्राट के प्रति उत्तरदायी भी नहीं रह गए और दोनों एक दूसरे पर दृष्टि भी बनाए नहीं रख सकते थे। इसीलिए हुआ क्या कि यह सारा व्यवस्था ही फेल हो गई और बंगाल में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में यह व्यवस्था उभर के आया, ठीक है। यहां पर क्लाइव जो है इसका औचित्य समझाया था। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है और नवाब के पास क्या थी? सत्ता की केवल एक छाया है। इसने प्रवर समिति को यह बात बताई थी कि यह छाया नाम जो है, यह छाया आवश्यक है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। और उसके पक्ष में इसने निम्नलिखित कारण दिए। यह चाहता तो नवाब को हटा देता, लेकिन नवाब को हटाने के बाद कई विस्फोट सामने आती, जिनमें हम देखते हैं क्या क्या विस्फोट हो सकती थी। दोस्तों, यदि कंपनी स्पष्ट रूप से सत्ता अपने हाथ में लेती तो क्या होता, यहाँ पर जो भारतीय थे वो क्या करते? इसका विरोध करते। वह देखते कि हमारे सम्राट को हटा करके यह विदेशी जो है यह हमारे ऊपर शासन करने जा रही है। तो ये क्या होता, एक जो है कि भारतीय सभी एकत्रित हो जाते और इसका विरोध करते। इसी के डर से इसने स्पष्ट रूप से सत्ता अपने हाथ में नहीं ली। इसके अलावा विदेशी जो कंपनियां थी भारत में, ठीक है, कंपनी के अलावा जो विदेशी कंपनियां थी वह क्या करती? कंपनी की सूबेदारी स्वीकार नहीं करती और इन्हें कर भी नहीं देती, जबकि सम्राट के आदेश के अनुसार ये कर दे रहे थे, ठीक है। स्पष्ट रूप से यदि सत्ता हाथ में कंपनी लेती तो क्या होता, विदेशी शक्तियां जो थी उनके बीच में इनके संबंध में कटुता आती, ठीक है। और इंग्लैंड में प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी थी, इनके पास ऐसी प्रशिक्षण नहीं थी कि ये लोग यहाँ के माहौल में कार्य कर सके, ठीक है। इन्होंने प्रवर समिति के पास अपनी बातें रखी थी। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वह समस्त प्रदेश को लेने के पक्ष में नहीं थे। बंगाल की सत्ता यदि ये हाथ में लेते, क्लाइव यह बात जानता था कि यदि वह बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लेता है तो ब्रिटिश संसद जो है वह कंपनी के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती है। आगे हम देखेंगे कि ब्रिटिश संसद कंपनी के कार्य में हस्तक्षेप करती है, तो यह क्लाइव समझदार था, जिसके कारण कंपनी ब्रिटिश संसद पहले ही नहीं ली अपने हाथ में कंपनी को, ठीक है। अब देखिए दोहरी प्रणाली का दुष्परिणाम यहाँ पर क्या हुआ। दोस्तों, यहाँ पर दोहरी प्रणाली का दुष्परिणाम यह हुआ कि निजामत की शिथिलता के कारण देश में कानून व्यवस्था ठप हो गई, ठीक है। 1858 में ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में सर जॉर्ज
कार्नवाल जो थे, उन्होंने कहा कि मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूं कि 1765 से 84 तक का ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी देश में नहीं थी। देखिए इन सब पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, ये ही दे दिए जाते हैं और पूछ दिए जाते हैं कि इस उक्ति को किस विद्वान ने कहा था। तो सर जॉर्ज कार्नवाल ने कहा था। किसके बारे में? तो दोहरी प्रणाली के बारे में कहा था कि मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूं कि 1765-84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं था। यहां पर हुआ कृषि का ह्रास हुआ। ठीक है, दोहरी प्रणाली से क्या हुआ? कृषि का ह्रास हुआ। क्यों? क्योंकि बंगाल में कृषकों पर भूमि कर अधिक होता था तथा उसे संग्रह करने में भी अधिक कड़ाई होती थी, जिससे क्या होते थे, जिसके दुष्परिणाम एक विलियम बोल्ट्स विद्वान है, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि निर्धन लोगों को कई बार अपने बच्चे तक बेचने पड़ जाते थे और वो भूमि छोड़कर भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि वह कर देने में सक्षम नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो वह अपने बच्चों को भी उनको बेचना पड़ जाता था कभी कभी, और वह भूमि छोड़ करके भाग जाते थे। रिचर्ड बियर ने क्या कहा कि यह देश जो कड़े से कड़े स्वेच्छाचारी शासकों के अधीन भी हरा भरा तथा लहलहाता प्रदेश था, जब से कंपनी को दीवानी मिली है उजाड़ हो गया, जिससे प्रत्येक अंग्रेज को दुख हो। ठीक है, यहां देखिए इसका दुष्परिणाम यह भी हुआ कि 1770 में एक भयंकर अकाल पड़ा, और भयंकर अकाल पड़ने के बावजूद भी यहाँ पर कड़ाई से भूमि कर लिया जा रहा था। तो दोस्तों इस समय वहां की हालात क्या होगी आप स्वयं से समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं व्यापार तथा वाणिज्य का विघटन होता है। व्यापार और वाणिज्य का विघटन कैसे होता है दोस्तों? 1757 में बंगाल में अंग्रेजों को कर के बिना व्यापार करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि इनका व्यापार पर एकाधिकार हुआ। ये जो है इनके जो माल होते थे वो बिना निरीक्षण के इधर उधर जा सकते थे, और ये कम मूल्य पर क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों से सामान खरीद करके इनको हानि पहुंचाते थे। ठीक है, इनको हानि पहुंचाते थे और इनका जो है कि इस पे एकाधिकार हो गया था। देखिए क्लाइव ने एक बात कही संसद में कि कंपनी के कार्यकर्ता जो है वह व्यापारी के रूप में व्यापार नहीं करते हैं, अपितु स्वामियों के रूप में करते हैं। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, लाखों व्यापारियों की मुंह की रोटी छीन ली तथा उन्हें भिखारी बना दिया है। यहाँ की इतनी बदतर हालात होती गई दोस्तों कि अभी सोचा भी नहीं जा सकता है कि भारत की उस समय की स्थिति क्या रही होगी। ठीक है, देखिए उद्योग तथा दक्षता का ह्रास 1769 में देखते हैं कंपनी के डायरेक्टरों ने कार्यकर्ताओं को आदेश दिए थे कि कच्चे सिल्क के उत्पादन को प्रोत्साहित करो। ठीक है, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को क्या आदेश दिया कि आप जो है कच्चे सिल्क के उत्पादन को प्रोत्साहित करिए। रेशम की कपड़ा जो भारत में उत्तम कोटि की बुनी जा रही थी उसको आप निरुत्साहित करिए। इससे इनको क्या फायदा होता कि इनके यहाँ जो चीजें बन के आ रही थी वो यहाँ पर खुलेआम बिक रही थी, और यहाँ के जो उत्तम कोटि के यदि कपड़े बनेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर ही उत्तम कोटि के कपड़े मिल रहे हैं तो वो इंग्लैंड की सामग्री को क्यों खरीदेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये अपने कार्यकर्ता को आदेश दे रहे थे कि रेशमी कपड़ा बुनने को निरुत्साहित करिए, लेकिन तथा रेशम के धागा को जो है कि लपेटने वाले पर बाध्य कीजिए। रेशम के धागा लपेटने वाले को कंपनी के लिए काम करने के लिए बाध्य कीजिए। कुछ जुलाहे वर्ग के जो लोग थे वो उत्पीड़न से बचने के लिए, बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया जाता था, इनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, इसके एवज में इनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था। तो इससे बचने के लिए ये लोग क्या किए, अपने अंगूठे तक कटवा दिए। कितना बुरा दौर था। फिर देखिए नैतिक पतन। दोस्तों जब आपसे कोई भी जबरन काम करवाएगा, आप जितना उत्पादन कीजिएगा उसमें उससे ज्यादा आपसे कर लिया जाएगा, तो क्या होगा, आप कार्य करने से हट जाएंगे कि हम कार्य क्यों करें। यदि हम दिन रात मेहनत करें, कार्य करें और जो उगाही करें वो हमें मिल ही ना पाए, तो काम करने का क्या फायदा होगा। तो नैतिक पतन तो होना ही था। ठीक है, तो कृषकों ने उत्पादन कम कर दिया जितना से उनका काम चल जाए। जुलाहों ने उत्तम कोटि के उत्पादन बंद कर दिए, अपने अंगूठे तक काट दिए। ठीक है, तो इसीलिए कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो गई और समाज जो है निर्जीव प्राय हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों प्रशासनिक सुधार। यह जब आता है तो यह प्रशासनिक को सुधार करता है, जिसमें क्या था, सबसे पहला असैनिक सुधार। असैनिक सुधार में इन्होंने क्या किया कि उपहार लेने बंद करा दिए। यहाँ पर जो सिपाही थे वो क्या करते थे, उपहार के माध्यम से बड़े बड़े उपहार लेते, डराते थे, धमकाते थे और उसके बदले में ये उपहार लेते थे।
फिर आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। जो 1717 का जो नियम था जिसके अनुसार ये लोग चुंगी कर दिए बिना व्यापार कर रहे थे, तो इसने क्या किया कि आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। और इसने एक और कार्य किया कि कंपनी के कार्यकर्ताओं को जो ये दो चीजें इन्होंने बंद किया और जो इससे घाटा हो रही थी उसको पूरा करने के लिए एक व्यापार समिति बना दी, जिसको नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दे दिया। तो आपको यह याद होना चाहिए कि क्लाइव ने कौन कौन से चीज पे एकाधिकार कंपनी के कार्यकर्ताओं को दिया था। तो नमक पे दिया था, सुपारी पे दिया था और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार दिया था, जो 1768 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि क्लाइव ने सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया तथा 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। देखिए यहाँ पर क्या होने लगा था कि इनको दोहरा भत्ता दिया जा रहा था। सम्राट को मतलब इनका कार्य था कि भारत को जहां से मिल सके भारत को लूटिए, लूट करके अपने राजा बन जाइए। ठीक है। तो अब चूंकि 1766 में कंपनी का खुद का शासन चल रहा है, तो अब घाटा किनको होगा? शासक को नहीं होगा, कंपनी को होगा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये लोग क्या किए, दोहरा भत्ता बंद कर दिए और यह केवल उन्हीं को मिलने लगा जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। इसके बाद क्या हुआ कि इस बात पे इनका विद्रोह हो गया। इनके सैनिक जो है वो विद्रोह कर दिए, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कहाँ के सेना थे? तो मुंगेर तथा इलाहाबाद के जो अधिकारी थे उन्होंने विरोध किया और त्यागपत्र देने की धमकी दी। यहां तक कि रॉबर्ट क्लाइव पे आक्रमण भी किया गया मारने के लिए, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है। अब देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। बर्ग एक सांसद थे, ब्रिटिश सांसद थे। इन्होंने क्या कहा क्लाइव को कि यह बड़ी बड़ी नींव रखने वाला व्यक्ति था। ठीक है। बड़ी बड़ी नींव रखने वाला व्यक्ति की संज्ञा इन्होंने उसे दी। पर्सिवल स्पीयर ने क्या कहा कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य तो बन ही जाता, परंतु उसका स्वरूप भिन्न होता तथा उसमें समय भी अधिक लगता। तो यह क्लाइव ही था जिससे भारत का स्वरूप ऐसा बना और समय भी कम लगा। के एम पन्नीकर ने 1765 से 1772 का जो काल है उसे क्या कहा? डाकुओं का राज्य कहा। ठीक है। डाकुओं का राज्य कहा और बंगाल को इसके द्वारा अविवेक रूप से लूटा गया, इन्होंने कहा। ठीक है। इन शब्दावलियों पर आप ध्यान दीजिएगा, इन लाइनों पे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजकल परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव को समझा। आगे हम बंगाल के जो गवर्नर हैं उनके बारे में ऐसे ही अध्ययन करते रहेंगे और उनके साथ में उनके समय में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन सबको भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप अपना कोई कमेंट सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।